नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जर्नी में। तो हम आज इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। चूँकि अभी आरआरबी एनटीपीसी का सेवन्थ फेज चालू है, तो इस लिहाज से भी ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। हम इसमें मैथ्स में आए हुए एसएससी एनटीपीसी में आए हुए बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने सामान पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है और वह अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है। तो बताओ ऐसी अवस्था में दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो देखिए हमें करना क्या है। सबसे पहले बोला जा रहा है कि 25% मूल्य बढ़ाकर वह अंकित करता है। तो हम मान लेते हैं जो हमारा क्रय मूल्य है, यानी कि जो हमारे जो कॉस्ट प्राइस है वो हम 100 रुपया मान लेते हैं। फिर बोला क्या जा रहा है कि 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। तो जब वह एमआरपी को यानी कि अंकित मूल्य को 25% बढ़ाकर अंकित कर रहा है, यानी कि 25% बढ़ा रहा है, तो कितना होगा हमारा 125 होगा। फिर बोला क्या जा रहा है, वह अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है। तो देखिए जब भी छूट देने वाली बात आती है तो छूट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है, और छूट जब भी दिया जाता है एमआरपी पर दिया जाता है। और उसको निकाला कैसे जाता है, जैसे कि 25% छूट बोला जा रहा है तो हमेशा 100% में ही हम छूट देते हैं। तो जब 100% में छूट देते हैं तो 100 में से अगर 25 को हम घटाएंगे तो हमारे पास आएगा, वो होगा हमारा 75%। तो हम इस 125 का हम 75% निकाल लेते हैं। तो जब हम निकालेंगे तो 25 या 75 और 25 चौके 100, और ये हो जाएगा आपका 375/4। फिर इसे भाग देंगे, 4 या 36 और 4 थे अब 12 और 93 ये आपका 75 आएगा। तो जब हम छूट निकाले तो हम इसको बेचेंगे कितने में, 93.75 रुपया में हम बेचेंगे। हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गई, विक्रय मूल्य हमारे पास क्या आ गया आपका 93.75। तो आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। तो देखिए क्या जा रहा है कि ऐसी अवस्था में दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो जब भी लाभ या हानि की बात आती है तो हम लाभ या हानि तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास सीपी हो यानी कि क्रय मूल्य हो, और एसपी हो यानी कि विक्रय मूल्य हो। तो हमारे पास ये दोनों चीजें हैं। तो जब हम इसको, और जब भी परसेंट लाभ की बात की जाए, जब हमें पूछा क्या जा रहा है प्रतिशत लाभ या तो हमारे या हानि, जब भी पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, हम सीपी और एसपी का हम डिफरेंस निकालेंगे। सीपी और एसपी का हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। और नीचे में क्या रहेगा हमारा, नीचे में हमारा क्या रहेगा, सीपी रहेगा यानी कि कॉस्ट प्राइस रहेगा, और गुणा 100। तो इस प्रकार से हम प्रतिशत लाभ या हानि निकालते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रतिशत लाभ या हानि निकालते हैं। तो देखिए, तो हमारे पास अंतर कितना आ रहा है, डिफरेंस इसका कितना आ रहा है, हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा आ रहा है 6.25 का आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 6.25। और हमेशा किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, हम सीपी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो नीचे में क्या है, बटे 100 और गुणा 100। तो ये तो कट जाएगा 100 से 100। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है, क्योंकि यहाँ पे सीपी बड़ा है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे बड़ा है, और सेलिंग प्राइस क्या है, छोटा है। तो क्या हुई, हमें हानि हो रही है। तो हमें हानि हो रही है तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा 6.25% हो जाएगा। तो आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। ये तो हुआ हमारा बेसिक। अगर ये तो हुआ हमारा क्या हो गया, बेसिक। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। और अगर आपको इसको करना है, अगर आपको इसको फॉर्मूले से करना है तो आप कैसे करेंगे। जब भी हमें
मूल्य बढ़ाकर देने की बात की जाए, फिर उसके बाद हमें छूट देने की बात की जाए, यानी कि घटा देने की बात की जाए, तो क्या सूत्र लगेगा? जब भी इस प्रकार से आए तो x प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो x का मान क्या रखेंगे? जो भी संख्या है उसका प्लस में लेंगे x, और y क्या लेंगे? y अगर घटाने की बात कर रहे हैं तो माइनस में लेंगे। यहाँ पे बात क्या की जा रही है? यहाँ पे 25% मतलब बढ़ाकर, तो हम इसको क्या है प्लस 25 में लिखेंगे, और यहाँ पे छूट यानी कि घटाने की बात की जा रही है, तो यहाँ पे माइनस में लेंगे y को। तो हम रख देते हैं इसको 25 माइनस 25 प्लस 25 गुणा माइनस 25 अपॉन 100। तो ये तो 25 से तो कट जाएगा अपना, और 25 चौके 100, और 4 से ये कट जाएगा आपका 6.25 में, और ये माइनस में आ रहा है। अगर माइनस में आ रहा है तो क्या होगा? हानि, और अगर प्लस में आएगा तो ये लाभ होता। तो हमारा थर्ड आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। जो फर्स्ट वाला मैंने बताया था वो था आपका बेसिक था, और ये क्या है आपका फॉर्मूले के हिसाब से ये सही हो जाएगा। लेकिन आपको क्या है, बेसिक भी आपको जानकारी होना जरूरी है, तभी आप इसको हल कर पाओगे। तो चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। यदि 8% वार्षिक ब्याज से किसी धनराशि का 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 4 से 16 है, तो हमें उसी रेट से 3 वर्ष का हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमें मूलधन निकालना है। तो हमें क्या परसेंट के द्वारा ही हम निकालेंगे। देखिए मैं परसेंट मेथड से कैसे निकालता हूं। चलिए तो परसेंट मेथड से निकालते हैं। तो 8% को हम क्या लिख सकते हैं? 8% को हम चलिए काट देते हैं, 4 दूनी 8 और 4 25 100। तो हम इसको मान सकते हैं ये हमारा मूलधन होगा, ये हमारा मूलधन होगा, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये हमारा मिश्र धन हो जाएगा ना। तो चलिए ये हमारा मूलधन हुआ और ये हमारा मिश्र धन हुआ। तो मूलधन क्या है 25 और मिश्र धन क्या है 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ये 27। ठीक है, तो हमें क्या 2 वर्षों का पूछा जा रहा है, तो 2 वर्षों का पूछा जा रहा है तो हम 2 बार लिख देते हैं, यहाँ पे एक बार और लिख देते हैं 25 से 27। तो हमारा मूलधन क्या हुआ 25 और मिश्र धन क्या हुआ 27। तो हम इसको गुणा कर देते हैं, क्योंकि हमें 2 बार बोला 2 वर्षों का पूछा जा रहा है, इसका आंसर हम 2 बार में इसको लिख दिए। तो ये 625 हुआ। और एक बात और याद रखिएगा, आपको 1 से 30 तक आपको क्या है, आपको वर्ग पता होना चाहिए, आपको स्क्वायर पता होनी चाहिए संख्या की, तभी आप अच्छे से एग्जाम में आप बना पाओगे। और 27 का क्या हो जाएगा? 27 का हो जाएगा आपका 729। 27 का क्या हो जाएगा आपका 729। तो देखिए अब निकालना कैसे है, ये तो है मूलधन और ये है मिश्र धन। तो जब भी हम मिश्र धन से मूलधन घटाते हैं तो हमारे पास ब्याज आता है। हाँ सही बात है ये, कि हमारे पास अगर मिश्र धन से मूलधन अगर हम घटा दे तो हमारे पास क्या आ जाता है, आपका ब्याज आ जाता है। तो हम जब घटाएंगे तो हमारे पास जो ब्याज आएगा वो 104 आएगा, और जो हमारा मूल जो मेन दिया गया है, मेन चक्रवृद्धि ब्याज, इसके हम बराबर कर देंगे। मूल चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया गया आपका 416, तो हम इसका बराबर कर देंगे। तो देखिए हम ये कितने बार में जा रहा है ये, तो 1 बराबर 4 का रेशियो आ गया, 4 बार में जा रहा है ये। फिर क्या करेंगे हम, अब जब हमारे पास 4 का रेशियो आ गया तो हम मूलधन भी निकाल सकते हैं। तो 625 गुणा 4, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2500 हमारे पास क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। तो ये तो हमारा मूलधन निकल गया, ये तो हमारा क्या है मूलधन निकल गया, ये हमारा क्या निकल गया, मूलधन निकल गया। अब हमें क्या पूछा जा रहा है, 3 वर्षों का पूछा जा रहा है, 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए निकालते कैसे हैं, मैं आपको चलो समझाता हूं। 3 वर्षों का पूछा जा रहा है तो हम यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 3
लिख देते हैं। अब देखिए हमारे पास मूलधन आ गया है। अब मूलधन में क्या है, 8% वार्षिक ब्याज लग रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे, 2500 गुणा 8/100, तो हमारा ब्याज क्या है, निकल जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 25 अट्ठे 200। तो हम इसको क्या है, तीनों में लिख देते हैं। क्या है, इसको हम तीनों में लिख देते हैं। 200 200 200 हो गया। ये तो हो गया फर्स्ट वर्ष का। अब द्वितीय वर्ष का निकालना है। अब द्वितीय वर्ष का निकालना है तो द्वितीय वर्ष में 200 है, तो 200 गुणा 8/100, तो 100 से 100 कट गया। ये देखिए 0 से 0 कट गया, तो 8 दूनी 16, तो 8 दूनी 16 इधर भी लिखेंगे और इधर भी लिखेंगे। अब हमें अंतिम वर्ष का निकालना है। ये तो हमारा 2 वर्ष का निकल गया। अब हमें अंतिम वर्ष का निकालना है। 200 का 8% कितना होगा, 200 का 8% देखिए 16 ही होगा, और 16 का 8% कितना होगा, इसको देखते हैं। 16 का 8% कितना होगा, तो 4 दूनी 8 और 4 25 100, तो 32/25, तो कितना हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 1.28 हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे 1.28 हो जाएगा। तब हम सिंपली इसको चेंज कर देता हूँ, कलर, इनका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। तो ये जो हमारा जो आया इतना, ये जो हमारा आया इतना, यही हमारी चक्रवृद्धि ब्याज है। तो हम इसको जोड़ देते हैं, तो कितना आएगा आपका, 200 200 300 600 हुआ, 200 गुणित 3 600, और ये हो गया हमारा 600, ये हो गया 48 और ये हो गया 49, तो 649.28 हमारा सही आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ कितना आपको समझ में आ गया होगा। चूंकि ये मेथड थोड़ा अलग हटके है, तो मैं इसके बारे में डिटेल कभी फिर मैं और किसी वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आप इतना आप इसको समझने की प्रयास करें। और अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं इसके बारे में और थोड़ा डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की दुगनी है और तीसरी की 3 गुनी है। यदि इनका औसत 11 हो तो दूसरी संख्या पहली और तीसरी संख्याओं के योग का कितने प्रतिशत है। तो हमें बोला क्या जा रहा है, तीन संख्याएं दी गई है, पहली संख्या, दूसरी संख्या हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, और तीसरी संख्या। तो जैसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है उसी प्रकार से हम लिख लेते हैं। ठीक है, तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की दुगनी और तीसरी की 3 गुनी है। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो हमें लास्ट वाला को सबसे पहले ध्यान देना है। जो लास्ट में जो संख्या बोली गई है उसको पहले हम लिखते हैं। ठीक है, तीसरी की 3 गुनी बोला गया है, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम यहाँ पे चलो 2x मान लेते हैं। यहाँ पे क्या मान लेते हैं, 2x मान लेते हैं। x नहीं मानते, अगर x मानेंगे तो थोड़ा सा क्या है, हमें बनाने में थोड़ी परेशानी होगी। चलिए मैं बताता हूँ, पहले 2x मान लेते हैं। ठीक है, फिर पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, पहली संख्या दूसरी की दुगनी है और तीसरी की 3 गुनी है पहली संख्या। तो तीसरी की 3 गुनी है तो ये कितना हो जाएगा, 6x। ठीक है, तीसरी की ये 3 गुनी होगी पहली संख्या, और दूसरी की क्या हो जाएगी, दुगनी, तो यहाँ पे 3x मान लेता है, तो ये दुगनी हो गई। ठीक है, और इसकी क्या हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। अगर यहाँ पे x मानते हैं तो थोड़ा सा बनाने में क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। इसी प्रकार से हम यहाँ पे क्या है, 2x मान लिया है ना। तो इसको जोड़ लेते हैं, 6 3 9 9 2 11x, और बोला क्या जा रहा है, इसका औसत 11 है। अगर 11 इसका औसत है तो इसका पूरा योग कितना हो जाएगा, 11 तिया 33 हो जाएगा। 11 तिया कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो x से कितने बार में चले गए, 3, हमारा x 3 आ गया। तो हम यहाँ पे तीनों संख्या निकाल लेते हैं। 6 तिया 18 हो जाएगा, 6 तिया क्या हो जाएगा, 18, और 6 तिया 18 और 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो हमारे पास तीनों संख्या आ गई। अब
करना क्या है, देखिए दूसरी संख्या पहली और तीसरी संख्याओं के योग का कितना प्रतिशत है। तो जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या कौन सी है, 9। पहली और तीसरी संख्याओं के योग का पहली और तीसरी संख्या के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, पहली और तीसरी संख्या का योग। तो यहाँ पे योग कितना हो जाएगा, 18 और 6 24। और जब भी हमें परसेंट निकालना है तो हम 100 का गुणा कर देते हैं। तो हमारा जो सही आंसर आएगा वो हमारा आएगा 37.5 हमारा सही आंसर आएगा। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए, और इसी प्रकार के मैं क्वेश्चंस आपको कराता रहूंगा डेली। तो चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो बोला क्या गया है, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, और दूसरी रेलगाड़ी यही दूरी जो है वो 1 घंटे कम में करती है। तो यह हमें 1 घंटे में जो तय की गई दूरी है उसका हमें अंतर निकालना है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं, बनाते हैं। चलो, 180 किलोमीटर की जो दूरी है वो 4 घंटे में तय करती है। तो जब 180 किलोमीटर की दूरी जो 4 घंटे में तय करती है तो हम 1 घंटे का निकाल सकते हैं। तो 1 घंटे में कितना करेगा, तो 1 घंटे में करेगा आपका 4 चौके 16 और 4 पंचे 20। तो 1 घंटे में कितने दूरी तय करेगा, 45 किलोमीटर। ठीक है, हमारे पास 1 घंटे का आंसर आ गया। 1 घंटे का आपका हमें पता पड़ गया कि कितना किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो 45 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है 1 घंटे में। फिर बोला क्या जा रहा है, यही दूरी 1 घंटे कम में तय करती है। अगर इसी दूरी को अगर हम 4 की बजाय 3 घंटे में तय करें 1 घंटे कम में, तो कितने किलोमीटर करेगा, 1 घंटे में कितना किलोमीटर आपका ये चलेगा, तो 1 घंटे में आपका 60 किलोमीटर चलेगा। तो हमें बोला क्या जा रहा है, इसका अंतर ही पूछा जा रहा है। तो इसका अंतर क्या है, इसका अंतर कितना है आपका 15 किलोमीटर। तो आपका 15 किलोमीटर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन 4। तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। एक दुकानदार एक मेज के अंकित मूल्य पर 20% की प्रारंभिक छूट देने के बाद छूट वाले मूल्य पर 12% की अतिरिक्त छूट देता है। यानी कि एक बार छूट दिया गया है, उसके बाद दोबारा और छूट देता है। तो फिर मेज का आखिरी विक्रय मूल्य 704 रुपए है। तो हमें अंकित मूल्य हमें निकालना है। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं, देखते हैं। 20% दिया गया है, 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। जी हाँ, हम लिख सकते हैं 1/5। तो जब भी हम छूट निकालते हैं तो हमें हमेशा MRP यानी कि अंकित मूल्य के द्वारा ही हम छूट निकालते हैं। तो ये 5 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि 1 की छूट हुई तो हम इसको 4 में बेच रहे हैं। इसी प्रकार 12% को क्या लिख सकते हैं, 12% को क्या लिख सकते हैं, 12/500। ये 25 से 22 हो रहा है, 25 से क्या हो रहा है, 22 हो रहा है। तो इसके बराबर कर देते हैं हम 704 के। तो 22 गुणा 4 704, 11 दूना 22 और 11 छक्का 66 और 11 चौके 44 और ये 4 दूनी 8, 8 से 8 बार में जाएगा और हमारा 1 बराबर 8 आ गया। तो हम इसको हम मार्क प्राइस निकाल सकते हैं 125 गुणा 8। तो 125 गुणा 8 करेंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर, 1000 हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको सभी चीजें समझ में आ रही होगी। तो चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 3 संख्याओं में से 5 अनुपात 1 अनुपात 1 3 का अनुपात है। 3 संख्याएं हैं, उसमें ये उनका अनुपात है, ठीक है, और उनके वर्गों का योगफल 1715 है। तो हमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन जनरली आपके एग्जाम में आते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं, इसको मैं आपको समझाता हूं। चलिए, तो ये आपका 5 अनुपात 1 अनुपात 3 का अनुपात है और
चलिए इसको जैसे लिखा है वैसे ही लिख लेते हैं। 5 अनुपात 1 अनुपात और 3 का अनुपात दिया गया है, लेकिन उनके वर्गों की बात की जा रही है। इनका वर्ग का योगफल 1715 दिया गया है, तो हम इसका वर्ग निकाल लेते हैं। 5 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसको किसके बराबर कर देंगे हम? 1715 के बराबर कर देंगे। तो चलिए इसको निकालते हैं, तो 25 आएगा और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा और ये 1715, तो ये हो जाएगा का 35। अगर हम इसका सभी को हम जोड़ेंगे तो 35 आएगा, फिर इसको 1715। तो चलिए हम इसको भाग दे देते हैं। 5 7 35 और 5 3 15 और 5 चौके 20 और एक बचा 5 से 15, तो ये हो जाएगा आपका 7। फिर 7 से दे देते हैं, 7 चौके 28 और आपका 7 63, तो आपका 49 आया। तो आपका ये 49 आ गया, लेकिन ये 49 क्या है? 49 वर्ग में है। ये 49 क्या है? सॉरी, ये 49 क्या है? ये 49 आपका वर्ग में है। हमें इसका वर्गमूल निकालना है, क्योंकि हमें वर्ग का योगफल दिया गया था, वर्गों का योगफल दिया गया था, तो ये भी आपका वर्ग ही हुआ। तो हम इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा आपका? हमारा वर्गमूल क्या आ जाएगा आपका? 7 होगा। 49 का वर्गमूल क्या होगा हमारा? 7 होगा। तो सबसे छोटी संख्या पूछा जा रहा है, तो सबसे छोटी संख्या तो 1 ही थी। देखिए सबसे छोटी संख्या क्या थी? 1 ही थी। तो इसमें से इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको सबसे बड़ी संख्या पूछा जाता तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाती है? आपको 7 को इस 5 से गुणा कर देते आप, तो बड़ी संख्या निकल जाती है आपका 35 आपका बड़ी संख्या हो जाती। तो आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर, और ये हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं। एक विक्रेता अपनी वस्तु जिसका क्रय मूल्य 120 रुपए है पर लागत मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है, किंतु नगद भुगतान के लिए 15% की छूट देता है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका यह है, कोई भी यहाँ पे अगर आपको कोई ट्रिक व्रिक किसी की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको जो बोला जा रहा है क्वेश्चन में वो लिख दीजिए। देखिए बोला क्या जा रहा है, एक विक्रेता अपने वस्तु जिसका क्रय मूल्य 120 रुपए है। चलिए क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस आपका 120 रुपये है, ठीक है, पर लागत कीमत से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। इस क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य आपका मार्क मतलब अंकित मूल्य आपका दिया गया है, तो 30% निकाल लेते हैं। 120 का 30% कितना होगा? 120 का 30% कितना होगा आपका? 12 या 36, यानी कि आपका 36% अधिक मूल्य आपका अंकित करता है। तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा आपका? इससे 36 रुपया ज्यादा, यानी कि 100 आपका 56 रुपया। फिर बोला क्या जा रहा है, किंतु नगद भुगतान के लिए 15% की छूट देता है। छूट हमेशा किस में निकालते हैं? हमेशा मार्क प्राइस में निकालते हैं। तो छूट जब 15% की दिया जा रहा है तो आपका 85, 100 में से 15 घटा देंगे तो 85/100 कर देंगे। 5 से 17 बार में जाएगा, 5 से 20 बार में जाएगा, 2 से ये 10 बार में जाएगा, 2 से ये आपका 2 से कितना बार में जाएगा? 2 से 7 14, 2 8 16 और फिर से 70 से भाग दे देते हैं। 17 8 136, 13 17 7 119 और 119 और 13 132, और यहाँ पे चूंकि नीचे में 10 है तो आपका 132.6 आपका सेलिंग प्राइस आ गया है ना। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आपका सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 132.6 आ गया, ठीक है। तो देखिए जो भी बोला जा रहा है, जो भी क्वेश्चन में कहा जा रहा है, उसको हम एज इट इज हम यहाँ पे लिख दिए। तो सौदे में उसका लाभ क्या है? लाभ कैसे निकालते हैं? लाभ हमेशा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का डिफरेंस होता है। हानि भी डिफरेंस होता है। हानि कब होगा? जब आपका विक्रय मूल्य कम हो क्रय मूल्य से, और लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो क्रय मूल्य से।
तो हमारे पास क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे विक्रय मूल्य ज्यादा है तो हमें वही पूछा जा रहा है। लाभ क्या है, तो लाभ, चूंकि हमें प्रतिशत नहीं पूछा जा रहा है, केवल लाभ पूछा जा रहा है, केवल रुपयों में पूछा जा रहा है। प्रतिशत बोला जाता तो हम बटे 100 में कर देते हैं, तो हमें लाभ पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे 12.6 का आपका 12.6 का आपका डिफरेंस है, तो आपका लाभ हो जाएगा आपका 12.6 रुपया। तो आपका ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सभी चीजें समझ में आ रही होगी, और आशा करता हूं कि आप अभी, चूंकि एनटीपीसी 7 फेज का एग्जाम भी चल रहा है और जस्ट अभी एसएससी सीजीएल भी होने वाला है, और उसके बाद जस्ट एसएससी एमटीएस का एग्जाम भी अभी जस्ट शुरू होने वाला है। चूंकि अभी कोविड-19 का अभी कम हो रहा है केस, तो 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 इसके पहले सभी एग्जाम आपकी कंडक्ट करा लेंगे सरकार, ऐसा अनुमान है। तो चलिए चलते हैं, अब यहीं पे विदा लेते हैं आपसे। तो आई होप आपको ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको पल पल की जानकारी मिलती रहे। तो बाय बाय दोस्तों।